नमस्कार। आस्क प्लैनेट्स में आपका स्वागत है। मैं यशराज। तो जैसा कि हम लघु पराशरी के सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और आज का वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। विषय जो है वो है केंद्र अधिपति दोष। देखिए, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा इस वीडियो में आने से पहले, क्योंकि मैंने पहले भी बोला हुआ है कि इस सीरीज के सारे वीडियोस एक दूसरे से लिंक हैं। अगर आप वो नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, तो शायद वीडियोस ना समझ में आए, लेक्चर्स ना समझ में आए। तो इसलिए मैं शुरू में ही बोल रहा हूँ कि इस सीरीज को फॉलो करिए फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कब ग्रह शुभ फल देते हैं, कब ग्रह अशुभ फल देते हैं, कब वो अपने भाव का फल देते हैं, कब अपना नैसर्गिक फल देते हैं, ठीक है, कब कारक का फल देते हैं, ये सब मैंने बताया है। उसमें लघु पराशरी स्पेशली स्ट्रेस करती है कि भाव का फल ग्रह जो हैं वो दशा में देते हैं। लेकिन मैंने फिर इसमें एग्जाम्पल दिया मंगल वाला कि अगर मंगल 6, 8, 12 का से संबंध बना रहा है और वो ग्रह कमजोर हो गया, तो मंगल तो 6 का कारक भी है, तो कारक का भी फल दे सकता है। ठीक है। तो वो मैंने उदाहरण में भी बताया है। तो वो जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगी आप समझते जाएंगे। बट ये समझिए कि अगर कुंडली का एनालिसिस कर रहे हैं तो जो फंक्शनल मेलेफिक्स हैं वो लेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनका योग फल होता है। ठीक है। तो योग बनेगी भाव से, वो सब मैंने बताया हुआ है, तो वो वीडियो आप देखिए। ठीक है। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि केंद्र अधिपति दोष पर अच्छे अच्छे विद्वान, बहुत बड़े बड़े विद्वान जो हैं, उनका मत बिल्कुल, मैं कहूँ, गलत होता है। ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अच्छे अच्छे विद्वानों का मत गलत हो जाता है। जो टेक्निकलिटी है इसकी वो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। लघु पराशरी ये कहती है कि जो केंद्र के मालिक हैं, ठीक है, वो न्यूट्रल हो जाते हैं। सिंपल स्टेटमेंट से सिंपल मतलब यही है कि जो केंद्र के मालिक हैं वो न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल मतलब कि वो न शुभ फल देने के सक्षम होंगे न अशुभ फल देने के सक्षम होंगे। इस बात को समझिए ध्यान से। पहले लघु पराशरी ने कहा कि 1, 5, 9 के मालिक सदा शुभ फल देते हैं, 3, 6, 11 के मालिक सदा अशुभ फल देते हैं। ठीक है, दशा में। और कुंडली एनालिसिस में भी मैंने एक्सप्लेन किया कि वो कैसे होता है। ठीक है। अब इस बात को समझिए कि केंद्र के जो मालिक हैं वो न्यूट्रल हो जाएंगे। वो ना शुभ फल देंगे ना अशुभ फल देंगे। इसमें लघु पराशरी बहुत स्ट्रेस करके बोलती है कि अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं आपके शुक्र, सबसे बली, जिसे पराशर जी ने कहा है सबसे बली हैं शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह में। बृहस्पति से भी बली हैं वो। तो शुक्र हुए, फिर बृहस्पति आते हैं, उसके बाद फिर बुध आते हैं तीसरे नंबर पे, मैं स्ट्रेंथ वाइज बता रहा हूं। फिर चंद्र आते हैं। तो ये 4 ग्रह जो हैं ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस ये हैं कि अगर बुध पाप ग्रह के साथ बैठा हो तो वो पापी हो जाता है, क्योंकि बुध तो कमजोर है ना। इस बात को बहुत बहुत ही प्यार से समझिए कि उन्होंने क्या कहा पराशर जी ने। शुक्र सबसे बली है, बृहस्पति उसके बाद, बुध उसके बाद, फिर चंद्रमा। ठीक है। अब वो कहते हैं कि बुध के साथ पाप ग्रह बैठे हो तो वो पापी हो जाता है। क्या ये बृहस्पति के साथ लागू नहीं होगा? क्या ये शुक्र के साथ लागू नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन चूंकि शुक्र और बृहस्पति अपने आप में बली शुभ ग्रह हैं, तो उनके साथ इतनी आसानी से वो अपनी शुभता नहीं छोड़ते। बुध छोड़ देता है। ठीक है। चंद्रमा क्या? चंद्रमा जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के
शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक शुभ फल देता है। मतलब जैसे जैसे वो पूर्णिमा के करीब जाता जाएगा वो शुभ फल देने वाला हो जाएगा। लेकिन बात फिर वहीं फंसती है कि क्या वो पाप ग्रह के साथ बैठने पर पाप फल नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो वो फिर स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। क्या चंद्रमा अमावस के करीब है तो फिर वो नैसर्गिक पाप ग्रह हो जाएगा। लेकिन अगर वो पूर्णिमा के बहुत करीब है तो उसके पास बल है, लेकिन वो फिर भी कमजोर होगा बुध से। तो चंद्रमा भी अगर पाप ग्रह के साथ है तो वो पाप फल देने वाला होता है। ये जो ऋषि है ना, ये बहुत छोटा छोटा हिंट देते हैं। ठीक है। तो उन्होंने कह दिया कि अगर बुध जो है वो पाप ग्रह के साथ बैठा हो तो वो पापी हो जाता है। लेकिन इसको किसी ने सोचा नहीं कि क्या बृहस्पति के साथ भी होगा, शुक्र के साथ भी होगा, चंद्रमा के साथ भी होगा? बिल्कुल होगा। सिंपल सी सोचने की बात है। क्यों नहीं होगा? हो जाएगा, लेकिन इजीली नहीं होगा। पाप ग्रह को बली होना पड़ेगा। बुध के केस में थोड़ा इजीली हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बुध बच्चा है, प्रिंस है, बुद्धि है। बुद्धि इजिली करप्ट की जा सकती है। आपकी बुद्धिमत्ता इजिली करप्ट नहीं की जा सकती है। आपका विजडम, आपका एक्सपीरियंस नहीं करप्ट किया जा सकता है। आपने कोई जानकारी पढ़ी जो कि बुद्ध है, दूसरा तीसरा पर्सन आया उसने कुछ और भरा आपके कान में, आप मान लोगे, इजिली मान लोगे, उसकी बात को लेकर के कन्विंस हो जाओगे। ठीक है। लेकिन जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो गुरु शुक्र ने जो एक्सपीरियंसेस दिए हैं जिंदगी भर, शुक्र वो एक्सपीरियंस है जो आप जिंदगी भर लेते आए हैं, जिसकी वजह से जीवन चल रहा है। ठीक है। तो उसको पापी बनाना इतना सरल नहीं है। इस बात को समझिए। हम्म। तो मैं अपने विषय से भटक गया, लेकिन ये बताना जरूरी था। तो कहते हैं लघु पराशरी में कि जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं वो केंद्र के मालिक बने तो शुभता छोड़ देते हैं। वो शुभ फल देने के काबिल नहीं होते हैं। वो पाप फल नहीं देते हैं। पहली चीज, वो न्यूट्रल हो जाते हैं। मतलब वो किसी के पक्ष में नहीं है, वो बीच में आ गए। अब न वो शुभ फल देने वाले होंगे न अशुभ फल देने होंगे वाले होंगे। केवल केंद्र के अधिपति होने से, बाकी चीजें नहीं ऐड कर रहा हूं। मतलब किसके साथ दृष्टि है, संबंध है, ये सब चीज उसको मॉडिफाई करेगी। फिर आता है कि नैसर्गिक पाप ग्रह भी अगर केंद्र के मालिक हों तो वो भी अशुभ फल देने में सक्षम नहीं रहते हैं, वो भी न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है। इस बात को बड़ा प्यार से समझिए कि केंद्र के मालिक न्यूट्रल हो जाते हैं। वो न शुभ फल देने लायक हुए न अशुभ फल देने लायक हुए। ठीक है। तो वो न्यूट्रल हो गए। जो उनका नैसर्गिक स्वभाव है वो उन्हें भूल जाते हैं। ये बड़ी बात है। क्योंकि आगे जो श्लोक आएगा, आज मैं दो श्लोक बताऊंगा क्योंकि दोनों आपस में संबंधित है। तो आगे जो श्लोक आएगा 2:12 का, उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा इसी वीडियो में। तो केंद्र के मालिक अपना शुभ या अशुभ फल देना भूल जाते हैं, अपना नैसर्गिक फल देना भूल जाते हैं। ये चीज आती है। फिर बृहद पराशर होरा शास्त्र कहती है कि चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, ठीक है, ये केंद्र हैं। लगन केंद्र नहीं है। लगन केंद्र और त्रिकोण दोनों है। मैं उसे त्रिकोण और केंद्र दोनों मानता हूं, और वो है, जाहिर सी बात है, मानने की क्या बात है। ठीक है। क्योंकि देखिए त्रिकोण कब बनेगा? 3 से बनेगा, लगन पंचम नवम। तो लगन पंचम नवम से त्रिकोण बनेगा। और तो फिर लगन कहाँ केंद्र रहा? वो तो त्रिकोण का भी भागीदार हो गया ना। तो उसको हटाते हैं, उसके ऊपर कभी केंद्र अधिपति दोष नहीं लग सकता। ठीक है। अब आया चौथा, सातवां, 10वां। चौथा भाव सबसे कमजोर केंद्र है। ठीक है। सबसे कमजोर केंद्र है। सातवां भाव उससे बली केंद्र है। 10वां भाव सबसे बली केंद्र है। इसमें बली का क्या मतलब है? बली का मतलब है कि इन केंद्रों के मालिक होकर के जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं वो अपना नेचर उतना ज्यादा भूलते हैं। मतलब कि अगर मंगल चौथे का मालिक है और मंगल 10वें का मालिक है, इन दोनों में क्या फर्क होगा?
मंगल चौथे का मालिक होगा तो उतना ज्यादा अपनी शुभता, अपनी क्रूरता में कमी नहीं करेगा चौथे के मालिक होने की वजह से। लेकिन अगर वो 10वें का मालिक हुआ तो उसकी क्रूरता ज्यादा कम हो जाएगी, वो ज्यादा न्यूट्रल हो जाएगा, ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। अब इसमें इस बात को इसलिए मैं बोल रहा हूं समझने के लिए, क्योंकि आप जितनी भी मूल त्रिकोण राशियां हैं उनसे आप देखोगे तो 10वें का मालिक हमेशा उसका मित्र नहीं रहता है, शत्रु ही रहेगा। ठीक है, अब आप ये देखिए, इसको देखिए कि मेष लगन, ठीक है, मेष जो है वो मंगल के लिए मूल त्रिकोण है। क्या 10वें का मालिक उसका मित्र है शनि? नहीं, शनि मंगल को शत्रु मानता है। मंगल जो है क्योंकि उसकी राशि में उच्च का हो जाता है, इस वजह से उसको शत्रु तो नहीं मानता है, लेकिन अपना न्यूट्रल मानता है, ना दोस्त ना दुश्मन, सम की सिचुएशन वो रखता है। अब आइए फिर आपका आता है टॉरस, जो कि चंद्रमा की मूल त्रिकोण है। ठीक है, चंद्रमा की मूल त्रिकोण है टॉरस। क्या 10वें का मालिक जो शनि है वो उसका मित्र है? नहीं, शनि तो चंद्रमा का मित्र नहीं है, चंद्रमा तो किसी को दुश्मन नहीं मानता, लेकिन शनि चंद्रमा को दुश्मन मानता है। ठीक है, तो देखिए 10वें का मालिक कहीं भी मित्र नहीं होगा। हाँ, वो मित्र नहीं होगा उस ग्रह का। अब आते हैं सूर्य के मूल त्रिकोण पे, तो लियो। ठीक है, लियो हो गया ना, सिंह राशि। सिंह राशि से 10वें का मालिक शुक्र। क्या वो शुक्र का मित्र है सूर्य? नहीं है, नहीं मिलेगा आपको। आप सारी लगनों का प्रैक्टिस करके देखिए, 10वें का मालिक मित्र नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 10वां सबसे बली केंद्र है। ठीक है, जिंदगी में ऊंचाइयों को देने वाला केंद्र है, और जिंदगी में ऊंचाइयां बिना लड़े झगड़े नहीं मिलती हैं, घर में बैठे हुए नहीं मिलती हैं। इसीलिए जितने योग बनते हैं ना, चाहे वो राजयोग जितने भी बने, वो कभी भी अच्छे रिलेशंस में नहीं बनेंगे। 9वें और 10वें का राजयोग सबसे ज्यादा प्रेज किया गया है। क्या सिचुएशन है उनकी? 2-12। चौथे और 9वें का राजयोग प्रेस किया गया है। क्या सिचुएशन है? 6-8। 5वें और 10वें का राजयोग प्रेस किया गया है। क्या सिचुएशन है? 6-8। चौथे और 5वें का राजयोग है। क्या सिचुएशन है? 2-12। तो राजयोग कभी भी एक दूसरे से म्यूचुअली अच्छे लॉर्ड्स के नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी में राज पाने के लिए मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। बिना घर पे बैठे हुए राजा नहीं आप बन सकते हो। ठीक है, इस वजह से तो 10वें का जो मालिक, जितनी भी आप देखोगे मूल त्रिकोण से, तो 10वें का मालिक कभी मित्र नहीं बन सकता है। इस वजह से वो सबसे ज्यादा बली हो जाएगा और सबसे ज्यादा न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब न्यूट्रल का क्या मतलब है? न्यूट्रल का मतलब ये है कि अगर बृहस्पति 10वें का मालिक बन रहा है तो वो अपनी नैसर्गिक शुभता को सबसे ज्यादा धो देगा। मंगल बन रहा है, वो अपने 10वें के मालिक होने की वजह से अपनी नैसर्गिक शुभता को सबसे ज्यादा धो देगा। ये चीज है। चौथे का मालिक होने पर उतनी ज्यादा वो शुभता या अशुभता को नहीं धोता है। इसका बेसिक फंडामेंटल मतलब यही है। योग बनाएगा, अच्छा या बुरा दोनों अच्छे बनेंगे। ठीक है, केंद्रों को कहा गया है भद्र स्थान है। भद्र स्थान का मतलब ये होता है कि ये जो केंद्र हैं ये आपकी समृद्धि को दर्शाते हैं, और जो त्रिकोण हैं वो आपकी भाग्य को, आपकी शुभता को दर्शाते हैं। तो समृद्धि में शुभता है कि अशुभता है, इसीलिए केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनता है। ठीक है, और समृद्धि का 6-8-12 से संबंध हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप सड़क पर होगे, समृद्धि तो होगी। ठीक है, कुछ एक धनयोग होंगे, समृद्धि तो होगी, लेकिन वो समृद्धि आपके लिए अशुभ हो जाएगी। इसीलिए केंद्र को समझने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो केंद्र 4, 7, 10 ये न्यूट्रल होते हैं। इस बात को समझ गए होगे। उसमें से चौथा कमजोर, 7वां बली, 10वां और बली। इनसे योग या दोष बनने के लिए जितना ज्यादा बली है उतना ज्यादा वो पोटेंसी के साथ वो बनाते हैं योग या दोष। 10वें की बहुत ज्यादा महानता है, क्योंकि 10वां जो है वो एकदम पीक है। मतलब 10वें में बैठा ग्रह आपके सिर के सीधा ऊपर होता है। ठीक है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो सिर के सीधा ऊपर होगा। और चौथे में बैठा ग्रह सीधे आपके जमीन के नीचे, पाताल में। ठीक है,
तो अब जैसे किसी का रात में 1 बजे जन्म हुआ है, चौथे में सूर्य मिलेगा, तो वो सूर्य कहाँ मिलेगा? सूर्य बिल्कुल एकदम आपके धरातल के नीचे पाताल में मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए चौथे भाव को उतना प्रेज नहीं किया गया है, 10वें को किया गया है। या उठा के पटक देगा, या फिर आपको उठा ले जाएगा, दोनों चीजें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये समझा कि केंद्र के मालिक शुभ फल या अशुभ फल अपने भूल जाते हैं जो नैसर्गिक है। अब इसको समझते चलिए, मैं एक एक असेंडेंट वाइज समझा देता हूँ थोड़ा थोड़ा। कि मेष लगन है, हाँ, इसमें चौथे का मालिक चंद्रमा होगा, 7वें का मालिक शुक्र होगा, 10वें का मालिक शनि होगा। हमारे पास 2 श्लोक हैं। एक श्लोक ये कहती है कि केंद्र के मालिक अपनी शुभता खो देते हैं या अशुभता खो देते हैं। पाप ग्रह अगर अभी अशुभता खो रहा है तो बढ़िया बात है, केंद्र खो रहा है तो थोड़ी बुरी बात है। ठीक है, लेकिन ये जो बैलेंस है इसको समझिएगा। 1, 5, 9 शुभ होते हैं, 3, 6, 11 अशुभ होते हैं। तो अगर इन श्लोकों को मिलाया जाए कि 1, 5, 9 शुभ, 3, 6, 11 अशुभ और केंद्र के मालिक न्यूट्रल, तो मेष लगन में क्या स्थिति बनेगी? अब मेष लगन में क्या स्थिति बन सकती है, इसको समझने से पहले एक और श्लोक मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, इस श्लोक को भी बहुत अच्छे से समझिए। अगला श्लोक आता है लघु पराशरी में, वो ये कहते हैं कि 2 और 12 के मालिक, दूसरा भाव और 12वें भाव का मालिक जो है, ये अपना फल दूसरों पर निर्भर होकर के देते हैं, ये भी न्यूट्रल होते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो 2 और 12 के मालिक हैं ये भी न्यूट्रल होते हैं, मतलब इनका कोई अपना स्वभाव नहीं है, अपना कुछ अच्छा बुरा करने का वो नहीं है। ये चीज है। अब इस बात को बड़ा प्यार से समझिए कि पहले लिखता है कि चौथे का, 7वें का, 10वें का मालिक अपना शुभ और अशुभ फल खो देते हैं, तो नैसर्गिक शुभ और अशुभ फल खो दे रहे हैं। दूसरे और 12वें के मालिक न्यूट्रल होते हैं, इसका क्या मतलब है? यहाँ क्यों नहीं लिखा है कि दूसरे और 12वें के भी मालिक अपना नैसर्गिक या वो फल खो देते हैं? मैं इसे जो लेता हूं इसको मैं अपना बता रहा हूं। दूसरे और 12वें के मालिक, पहले ये समझिए कि वो मालिक न शुभ ग्रह है न अशुभ ग्रह है, वो बस एक मालिक है, तो वो न्यूट्रल है। अब उनमें लिखता है कि उनका जो बाकी स्वभाव है उस पर निर्धारित करेगा। मतलब अगर मंगल 12वें का मालिक हो रहा है तो मंगल तो नैसर्गिक पापी ग्रह है। ठीक है, नैसर्गिक पापी ग्रह हो गया मंगल। अब मंगल 12वें का मालिक होकर के नैसर्गिक पापी ग्रह भी होकर के वो क्या कर रहा है, इस बात को समझिए। जैसे इस उदाहरण से समझाता हूं। टॉरस लगन है, इसमें मंगल 12वें का मालिक है, ठीक है, और 7वें का मालिक है। तो 7वें का मालिक होकर के वो अपनी नैसर्गिक शुभता को खो दे रहा है। ठीक है, सॉरी, नैसर्गिक अशुभता को खो दे रहा है। हाँ, 12वें का मालिक होकर के वो न्यूट्रल हो जा रहा है। मतलब कि 12वें के मालिक पर नैसर्गिक अशुभता या शुभता नहीं खो रहा है, केंद्र का मालिक होकर के खो रहा है। तो 12वें का जो है फल या फिर दूसरे का जो फल है, वो पहली चीज कि ग्रह के नैसर्गिक फल पर निर्भर करेगा, क्योंकि वहां पर वो फल नहीं खो रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर लिखते हैं कि जो दूसरे और 12वें का मालिक है, वो दूसरों से संबंध बनाकर फल देगा। पहली चीज कि अपनी नैसर्गिक शुभता और अशुभता को नहीं खो रहा है, हम ये समझे। केंद्र का मालिक होने पर खो रहा है। वो दूसरे से संबंध बनाए, किसी दूसरे भाव का जो मालिक है उस पर भी निर्भर करेगा। अब तो उसका अपना फल नहीं है, वो किसी दूसरे पर निर्भर कर रहा है। तो अगर मंगल वृषभ लगन में 7वें का मालिक होकर के अपनी अशुभता खो दे रहा है, हाँ, और 12वें का मालिक होकर के न्यूट्रल हो जा रहा है, तो वो मंगल न्यूट्रल हो गया उस कुंडली में। ठीक है, मार्केश है लेकिन अपना अभी न्यूट्रल है, वो कोई संबंध मैं नहीं ले रहा हूं, जोड़ रहा हूं उससे, तो वो न्यूट्रल हो गया। क्यों? क्योंकि 7वें का मालिक होकर के वो अपनी शुभता खो दे रहा है।
फिर श्लोक लिखती है दूसरे और 12वें के मालिक अपने नैसर्गिक पर निर्भर कर सकते हैं, या फिर अपने जो दूसरा राशि है उस पर निर्भर कर सकते हैं, या फिर उनसे जो संबंध आ रहा है उस पर निर्भर कर सकते हैं। ये है, ठीक है। तो अगर 7वें का मालिक होकर के वो अपनी अशुभता खो दिया, तो दूसरा जो राशि है उसकी वो तो न्यूट्रल हो गई। अब दूसरी राशि जब न्यूट्रल हो गई तो 12वें का मालिक कैसा फल करेगा? न्यूट्रल फल करेगा ना, ठीक है। तो वो ना शुभ रहा वृषभ लगन में मंगल, ना अशुभ रहा। ये चीज समझिए, बहुत बारीकी से मैंने समझाया है इसे। तो मंगल अगर धनु लगन में हो, वहां भी वो 12वें का मालिक बनेगा और फिर पंचम का मालिक बनेगा। तो पंचम का मालिक होने की वजह से शुभ है, 12वें का मालिक होने की वजह से न्यूट्रल है। तो मंगल क्या हुआ? शुभ हुआ। 12वें का भी फल वो शुभ दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो अशुभ संबंध में है, मतलब 12वें का मालिक होने पर, पहले तो 5वें का मालिक होने पर वो शुभ हो रहा है। अब ये देखना पड़ता है ऐसे सिचुएशंस में कि वो मंगल कितना शुभ प्रभाव ले रहा है, कितना अशुभ प्रभाव ले रहा है। मतलब कितना केंद्र त्रिकोण से संबंध बना रहा है, कितना 6 8 12 6 8 से संबंध बना रहा है, मतलब सॉरी 3 6 11 संबंध बना रहा है। उस पर वो निर्भर करेगा कि 12वां जो है वो कैसा फल दे रहा है, या फिर दूसरा जो है वो कैसा फल दे रहा है, ठीक है। उसी तरह से तुला लगन में लीजिए, तुला लगन में मंगल क्या है? दूसरे का मालिक है, 7वें का मालिक है। 7वें का मालिक होने की वजह से वो अपनी अशुभता भूल गया, दूसरे का मालिक होने की वजह से वो न्यूट्रल हो गया। अब दूसरे का मालिक होने की वजह से न्यूट्रल हुआ, तो भाई अब दूसरे जो संबंध बनेंगे उसके, उस पर वो अपना फल निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये इसका है फैक्टर। अब इसको मैं एक उसमें समझा देता हूं। पहले हमने समझा कि केंद्र के मालिक अपनी शुभ या अशुभ नैसर्गिक फल को भूल जाते हैं। फिर दूसरा श्लोक आता है कि दूसरे और 12वें के मालिक अपना न्यूट्रल फल देते हैं, ठीक है। वो न्यूट्रल होते हैं, उनका फल दूसरे भावों पर निर्भर करेगा, दूसरे संबंधों पर निर्भर करेगा, ठीक है। ये चीज जानिए कि अगर केंद्र का मालिक त्रिकोण का मालिक बनेगा, तब क्या होगा? तब भी क्या केंद्र अधिपति दोष लगेगा? लग सकता है। जैसे कर्क लगन की कुंडली है, ठीक है। कर्क लगन की कुंडली में मंगल जो है वो आपके 10वें का मालिक होगा और 5वें का मालिक होगा। तो ये मंगल योग कारक कहेंगे, तो नेचुरली ये योग कारक है। अब अगर ये मंगल 5वें भाव में है, तो ये मंगल अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि वो त्रिकोण से ज्यादा संबंध बना रहा है, तो वो 10वें का भी फल बड़ा अच्छा देगा, ठीक है। वहीं ये मंगल 5वें भाव में पाप ग्रह बैठ गए, शनि बैठ गया, अठ जो 7 8 का मालिक होगा, राहु बैठ गया, हम्म, खराब है। उसके साथ सूर्य को भी बैठा दो, मतलब 5वां घर को बिगाड़ दो, 10वां घर बचा, 5वां घर तो बिगड़ गया बेचारे का, मंगल का, तो उसकी शुभता तो वहां खत्म हुई। 10वें का मालिक होकर के वो बेचारा न्यूट्रल है, तो क्या वो मंगल योग कारक फल करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। योग कारक फल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको केंद्र अधिपति दोष लगा हुआ है। 5वें का मालिक जो शुभ था, वो होने की वजह से वो उसके अंदर शुभता आई थी योग कारक की, तो वो केंद्र का मालिक होकर के शुभ था। लेकिन 5वें घर में इतने पापग्रह बैठा दिए, और वो बेचारा 10वें का मालिक है, 10वां तो कोई शुभ स्थान है नहीं, वो न्यूट्रल स्थान है, तो फिर वो मंगल गड़बड़ कर सकता है, 10वें के संबंध में भी और 5वें के संबंध में भी। इसको इस लेंस से देखिए, तब बड़ा अच्छा समझ में आएगा। और हर एक कुंडली का बनाइए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहां से, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे एक्चुअली काम कर रहा है। क्योंकि मैं रैंडम एग्जांपल सब नहीं दे रहा हूं, अब मैं इसको सीरीज में एक्सप्लेन कर देता हूं। मेष लगन, मेष लगन में लगन का मालिक मंगल, तो उसको तो हटा देते हैं, वो तो शुभ हो गया, इसकी बात खत्म। तो मैंने बार बार एक्सप्लेन किया, शुक्र दूसरे दूसरे और 7वें का मालिक है, शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है, उसने अपनी शुभता भूल गई, और 7वें का मालिक होकर के वो भूला है, दूसरे का मालिक होकर के वो न्यूट्रल है, तो ये शुक्र न्यूट्रल हो गया मेष लगन में। मार्केश है,
वो मारक मारक का फल देने में सक्षम है। तो वो मारेगा भी, वो धन भी देगा, वो पत्नी भी देगा। वो डिपेंड करेगा कि अब वो किससे संबंध बना रहा है। क्या वो बृहस्पति से संबंध बना रहा है, क्या वो चंद्रमा से संबंध बना रहा है, क्या वो सूर्य से संबंध बना रहा है। तो उस शुक्र का फल उसके संबंध पर निर्भर करेगा। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि वो शुक्र न्यूट्रल हो चुका है अब। उसके अंदर केंद्र अधिपति दोष है। केंद्र का अधिपति होने पर वो दोष खराब कर सकता है। न्यूट्रल है वो, अगर पीड़ित हो गया तो बिगाड़ देगा सातवां घर। ठीक है, और सातवां घर बिगड़ जाएगा, सब खत्म उस कुंडली में। तो शुक्र बड़ा परेशान करेगा। बुध बुध तो केंद्र का मालिक नहीं, उसको डिस्कस नहीं करना है। चौथे का मालिक चंद्रमा। चंद्रमा अगर चौथे का मालिक है तो चंद्रमा केवल चौथे का मालिक है। वो अपनी शुभता अशुभता सब भूल गया है। अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष के करीब है, अमावस्या के करीब है, तो वो अपनी अशुभता भूला है, अच्छी बात है। और अगर वो पूर्णिमा के करीब है तो वो अपनी शुभता भूल गया बेचारा। अब शुभता भूल गया, कोई बात नहीं है, शुभता भूले चाहे अशुभता भूले, शुभ से संबंध आ जाए 1 5 9 से, तो फिर वो चंद्रमा बड़ा अच्छा फल करता है। क्यों? क्योंकि केंद्र है, समृद्धि है। समृद्धि शुभ हो रही है कि अशुभ हो रही है? ठीक है, इस वजह से उसको सूर्य को लेना नहीं है। फिर आते हैं, शुक्र का कर लिया, बचे शनि। ठीक है, शनि की बात करते हैं। शनि 10वें के मालिक हैं। 10वें के मालिक होने की वजह से शनि कैसा फल करेंगे? शनि त्रिषडाय के भी मालिक हैं, 11वें घर के भी मालिक हैं। तो शनि जो है वो सबसे पहली बात तो 10वें के मालिक हैं, सबसे बली केंद्र, लगन के दुश्मन। और वो कैसा फल करेंगे? शनि 11वें के मालिक होने की वजह से पापी भी हो गए हैं। तो शनि जो है वो पाप फल करेंगे, क्योंकि वो पहले तो नैसर्गिक पाप ग्रह हैं। चलो, उन्होंने अपनी पाप तत्व को भूल गए, लेकिन 11वें के मालिक होने की वजह से तो वो पापी है। तो शनि तो योग फल तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मेष लगन में शनि योग फल नहीं कर पाएंगे। वो योग फल तब करेंगे जब उनको 1 5 9 दबा करके रखेंगे। बृहस्पति से वो दबाए जाएंगे, सूर्य से वो दबाए जाएंगे, तब वो योग फल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। भावार्थ रत्नाकर तो यहां तक कहती है कि शनि और बृहस्पति का संबंध मेष लगन में योग, जो धर्म कर्म अधिपति योग बनता है, वो फल नहीं निकल करके आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शनि त्रिषडाय के मालिक होते हैं। 3 6 11 में से 11 के मालिक हैं, जो सबसे बली है। तो शनि यहाँ पर सबसे बली केंद्र के भी मालिक है, सबसे बली अशुभ भाव के भी मालिक हैं। तो दशा में शनि का फल जो है वो देखना पड़ेगा कि शनि क्या त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं, तब वो धन देंगे, कर्म देंगे। अच्छा, कर्म अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 10वां इंपॉर्टेंट है, कर्म है वो आपका। वृषभ लगन में आते हैं। वृषभ लगन में चौथे के मालिक सूर्य हैं। सॉरी, इसके पहले मैं मेष लगन का 12वें और दूसरे का कर लो। तो दूसरे का मैंने एक्सप्लेन कर दिया, शुक्र हैं। 12वें के मालिक बृहस्पति हैं। तो अपने दूसरे भाव को देखो भैया, 12वें का मालिक के दूसरे भाव को देखो, नवम में बैठा है। सामान्य रूप से बृहस्पति शुभ फल करेगा, 12वें का भी मालिक। 12वें का पिटेगा, जब जब बृहस्पति पिटेगा, 12वें में शुभ अशुभ ग्रह बैठेगा, तब उसकी दशा अंतर दशा में वो बृहस्पति परेशान करेगा, 12वें से संबंधित। ठीक है, तो ये चीज है। अब वृषभ लगन पे आते हैं। वृषभ लगन पे सिंपल प्रिंसिपल्स लगाइए आप कि चौथे का मालिक सूर्य, 7वें का मालिक मंगल, 10वें का मालिक शनि। शनि तो योग कारक हो गया, क्योंकि त्रिकोण का मालिक है, तो वो निकल गया, एक त्रिकोण उसको मिल गया। मैं यही कर रहा हूं ना बार बार कि केंद्र में अगर त्रिकोण का संबंध आ जा रहा है तो फिर वो शुभ हो गया, क्योंकि वो त्रिकोण का है। त्रिषडाय का आ जा रहा है, 3 6 11 का, तो वो अशुभ हो गया। ठीक है, तो ये चीज है, इसको समझिए बड़ा ध्यान से कि केंद्र होने की वजह से वो न्यूट्रल होता है, त्रिकोण होने की वजह से वो शुभ होता है, और त्रिषडाय होने की वजह से वो अशुभ होता है। तो अगर कोई ग्रह दोनों का मालिक हो रहा है, केंद्र का और त्रिकोण का, तो वो तो शुभ होगा, क्योंकि वो नैसर्गिक शुभता को भूल रहा है, लेकिन त्रिकोण होने की वजह से शुभ हो रहा है। और अगर कोई ग्रह केंद्र का मालिक हो रहा है और वो 12वें का मालिक हो जा रहा है, तब तो वो, सॉरी, आपके 11वें का, तीसरे का, छठे का हो जा रहा है, तो फिर वो शुभ, उसके अंदर अशुभता आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो पहले तो शुभता या अशुभता अपनी भूला हुआ है, फिर 11वें वगैरह का मालिक हो गया, गड़बड़ हो गया ना काम। तो वृषभ लगन में चौथे का मालिक एक ही ग्रह ऐसा है जो कि केवल केंद्र का मालिक होगा, जो कि सूर्य है।
सूर्य हैं तो सूर्य केवल केंद्र के मालिक हैं, चौथे के। चौथे का मालिक होने की वजह से सूर्य अपनी अशुभता क्रूरता भूल गए। अब सूर्य का संबंध शनि से आ जाए, बुध से आ जाए, शुक्र से आ जाए तो बड़ा अच्छा फल देते हैं। खास तौर पे बुध से आ जाए तो, हाँ, पंचम में हो जाए वो सूर्य और बुध के साथ हो जाए, बहुत अच्छा फल देते हैं वो। आप इसे लता मंगेशकर जी की कुंडली में देखिए कि वो चौथे का मालिक सूर्य पंचम में बैठा है और वो बुध के साथ है। तो बुध की अंतरदशा में, दशा में लता मंगेशकर जी को सारे उनके फल मिले हैं। सारे जितने अवार्ड्स हैं, भारत रत्न तक उन्हें उसी में मिला है। सूर्य दे रहा है ना, चौथे का मालिक होने की वजह से वो रिस्पेक्ट दे रहा है, वो इज्जत दे रहा है, क्योंकि वो त्रिकोण में चला गया। ठीक है, तो वो अपनी शुभता अशुभता भूल गया। ठीक है, ये चीज है। वो समृद्धि क्या हो रही है, शुभ हो रही है। हाँ, सातवें का मैंने बता दिया था कि 12वें और 7वें का मालिक है, तो मंगल का फल वृषभ में संबंध पर निर्भर करेगा। अगर वो 3 6 11 संबंध बना रहा है तो उतना शुभ नहीं है मंगल। इसमें लेयर्स हैं, इसको लेयर बाय लेयर समझिए हमेशा। किसी भी कुंडली को खोलिए तो देखिए, अच्छा ये इसका मालिक है, ये इसका मालिक है, ये इसका मालिक है। खास तौर पे ये केंद्र अधिपति दोष के जो नियम हैं दशा में लगते हैं। अब चार जो है, मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि त्रिकोण का और केंद्र का हो रहा है तो कैसा फल कर रहा है, त्रिषडाय और केंद्र का हो रहा है तो क्या हो रहा है। ठीक है, और वो 2 और 7वें का या 12 या 7वें का संबंध कर रहा है योग, अगर वो ग्रह है तो वो कैसा फल दे रहा है। 2 उदाहरण से समझ में आ गया होगा। अब मैं 4 उदाहरण और लूंगा जो कि बहुत जरूरी है, जो कि हैं डुअल राशिज वाले, जेमिनाई, वर्गो, सेजिटेरियस और पाइसिस। ठीक है, तो मिथुन लगन में बुध लग्नेश हो गया और केंद्र का मालिक हो गया। तो बुध क्या केंद्र अधिपति दोष लगाएगा? नहीं लगाएगा, वो नहीं लगा सकता है, क्योंकि वो केंद्र का मालिक है। तो बुध को साइड करते हैं, और वो केंद्र का मालिक है, शुभ ग्रह है, चौथा तो वैसे ही सबसे कम निर्बल केंद्र है, तो वो उतनी शुभता अपनी नहीं खोता है या अशुभता नहीं खोता है ग्रह। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। फिर मिथुन लगन में बृहस्पति, जो कि सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है, मैं उसे ज्यादा शुभ मानता हूं, क्योंकि बृहस्पति जो है वो 3 दृष्टियां रखते हैं। शुभ शुक्र को कहा जरूर है पराशर जी ने, बट वो साथ साथ चलते हैं बृहस्पति। तो 7वें के मालिक हैं और 10वें के मालिक हैं। 7वां मार्केश हो गए बृहस्पति, 10वें के मालिक होने के वजह से सबसे ज्यादा न्यूट्रल हो गए। तो अब बृहस्पति क्या शुभ फल करेंगे? अगर बृहस्पति पे पाप प्रभाव आ गया इस कुंडली में, बृहस्पति बाधकेश भी होते हैं, तो अगर बृहस्पति पर पाप प्रभाव आ गया, शनि का, अष्टमेश का, मंगल का, षष्टेश का, सूर्य का जो तीसरे में है, तो बृहस्पति परेशान करते हैं, काफी परेशान करते हैं, क्योंकि समृद्धि में कमी हो गई। ठीक है, इंसान के भोलेपन की वजह से, क्योंकि बृहस्पति का स्वभाव है ना कि वो भूल गए अपनी शुभता और अशुभता। ठीक है, तो वो अब थोड़ा सा भोलेपन की वजह से कुछ ना कुछ होता है जिसकी वजह से दिक्कत कर देते हैं। ठीक है, दशा में अगर वही शुभ संबंध आ गया, पंचम में चले गए, नवम में चले गए, तो बृहस्पति अच्छा फल देते हैं। इवन अगर वो लगन में चले गए तो भी वो अच्छा फल दे देते हैं। ठीक है, मिथुन लगन में। तो इसको समझिए कि किस तरह से ये काम कर रहा है। त्रिकोण का संबंध आएगा ना तो अच्छा ही फल देगा, त्रिषणाय का संबंध आएगा तो खराब फल देगा। इस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई त्रिकोण का संबंध बृहस्पति को नहीं मिलता है, वो केंद्र का ही संबंध है। तो उन्होंने अपनी सब सब सारी जितनी शुभता है सब भूल चुके हैं। अब वो समृद्धि किस पर निर्भर करेगी? वो उनके संबंध पर निर्भर करेगी। ठीक है, इस वजह से तो इसको समझिए। शुक्र 12वें के मालिक होते हैं, लेकिन पंचम के भी मालिक हैं इस मिथुन लगन में। तो शुक्र शुभ है, 12वें का भी होकर के शुभ है, अच्छा फल देंगे। 12वें का होकर के कभी कभी गड़बड़ भी मारेंगे, अगर दशाएं थोड़ी चली वैसी उस तरह से, तो 6 8 12 की दशा चली तो उसका भी फल दे सकते हैं वो। हाँ, लेकिन 5वें के भी मालिक हैं तो शुभ फल भी देंगे। दोनों मिक्स फल मिलता है, कब मिलेगा क्या, ये आगे के श्लोकों में समझ में आएगा।
चंद्रमा केवल दूसरे के मालिक हैं। तो चंद्रमा की का संबंध जो है वो निर्धारित करेगा कि चंद्रमा कैसा फल देंगे। चंद्रमा अगर पूर्णिमा के आसपास के हैं तो बड़ा अच्छा फल देते हैं, ठीक है। चंद्रमा अगर अमावस्या के आसपास के हैं तो उतना अच्छा फल नहीं देते हैं। चंद्रमा अगर पंचम में है, नवम में है, शुक्र से संबंध बना ले इस कुंडली में, तब भी बड़ा अच्छा फल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो दूसरे का मालिक होकर के अशुभ नहीं हुए हैं या शुभ नहीं हुए हैं, वो न्यूट्रल हुए हैं। फिर क्या वो पक्ष बल की वजह से पापी हो रहे हैं, शुभ हो रहे हैं, ये इसका भी प्रभाव पड़ेगा। फिर क्या वो त्रिकोण संबंध बना रहे हैं, ठीक है। ये सब निर्भर करेगा दूसरे और 12वें के फल पर, दूसरी चीजों पर निर्भर करता है। वो अपने आप में न्यूट्रल हो जाता है। कर्क लगन, कर्क लगन में तुला, चौथे का मालिक शुक्र, 11वें का भी हो गया, तो हो गया चौपट, ठीक है। लेकिन अगर 11वां घर पीड़ित हो गया, चौथा घर जो है उसमें शुभ ग्रह बैठ गए, हाँ, बृहस्पति आकर के बैठ गए, और शुक्र जो है वो 1 5 9 से संबंध बना लिए, नवम में उच्च के हो गए, तो बड़ा अच्छा फल देते हैं, ठीक है। और क्योंकि इस वजह से अच्छा फल देते हैं क्योंकि उनका बुरी चीजें जो है 11वां पिटा, चौथा होने की वजह से समृद्धि रखी हुई है उन्होंने, और त्रिकोण में चले गए, तो उनकी जो चेंज हो गया कलर, ठीक है। बुरा चीज तो पिट गया, अच्छी चीज जो न्यूट्रल हुई है वो त्रिकोण में चली गई, तो वो अच्छा फल देंगे। ये डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा, इसको थोड़ा थोड़ा समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं बार बार। मैंने मंगल में पंचम बताया था कि पंचम पिटा, तब कैसे हो रहा है, ये चीज को समझिएगा। आ, शनि, एज यूजुअल, शनि सप्तम के मालिक हैं, मार्केश हैं। अष्टम का मैंने नहीं बताया है, तो शनि के ऊपर दोष उनका भूल गए शनि भी, ठीक है। शनि भी जो है वो अपना दोष भूल गए हैं यहाँ पर, कि वो अशुभ हैं क्या हैं वो भूल गए हैं। मार्केश होने की वजह से उनके अंदर एलिमेंट तो है, अष्टमेश होने की वजह से वो हो गए बुरे, क्योंकि वो त्रिक के मालिक हो गए। हालांकि अष्टमेश के विषय में जो लघु पराशरी कहती है या पराशर जी कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अष्टमेश जो होता है वो भाग्य का व्यय कराता है, ठीक है। और अष्टमेश 2 12 8 में सबसे ज्यादा न्यूट्रल होता है, ठीक है। 2 12 8 में सबसे ज्यादा न्यूट्रल होता है अष्टमेश। तो अष्टमेश भी बड़ा तेजी से कलर चेंज करता है। शनि है पापी ग्रह कर्क लगन में, और कर्क लगन में शनि पापी ग्रह हैं, तो अगर अष्टम के मालिक हैं वो, तो पाप प्रभाव तो वो अपना भूल गए हैं 7वें का मालिक होने की वजह से। लेकिन अष्टम के मालिक हैं तो उनके अंदर अशुभता आ जाती है, क्योंकि अष्टम तो त्रिक भाव है, और वो बड़ा बड़ा वोलेटाइल भाव है। हल्का सा संबंध किसी से मिलता है उसके साथ हो लेता है, ठीक है। तो उसका अपना कुछ अस्तित्व नहीं है अष्टम भाव का, ठीक है। सिंह लगन में भी वही कहानी है। चौथे और 9वें का मालिक मंगल, शुभ होगा क्योंकि चौथे का होकर के भूला है, 9वें का होकर के शुभ हुआ है। शनि छठे का मालिक होकर के अशुभ है, 7वें का होकर के भूल गए तो अशुभ हो गए अंततः। शुक्र तीसरे का मालिक होकर के अशुभ है, 10वें का मालिक होकर के भूल गए, तो ये चीज है। शुक्र उतना अशुभ नहीं है लियो में जितना कि शनि है, क्योंकि शनि तीसरे के मालिक होकर के भूले हैं, मार्केश भी हैं। शुक्र 10वें का मालिक होकर के भूले हैं, एक अच्छा केंद्र है 10वां, ठीक है, वो सबसे ज्यादा न्यूट्रल होता है। तो अगर शुक्र का संबंध अच्छे ग्रहों से हो जाए अच्छा फल देगा। शनि का भी अगर हो जाए, पिट जाए शनि भी, तो भी वो अच्छा फल दे देंगे, ठीक है। अब लेते हैं कन्या लगन। कन्या लगन में भी वही कहानी दोहराई जाती है कि चौथे का मालिक होकर के बृहस्पति जो है वो अपनी शुभता भूल गए। चौथे का मालिक होकर बृहस्पति जो है वो अपनी शुभता भूल गए। बुद्ध की बात नहीं करेंगे, बुद्ध अपने जगह पे सही है, लग्नेश है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए कि चौथा और 7वां 10वें से कम बली है, तो वो उतनी अपनी शुभता नहीं भूलते हैं जितना वो मिथुन लगन में भूल रहे थे। मिथुन लगन के बृहस्पति ज्यादा खतरनाक हैं केंद्र अधिपति दोष के मामले में, इन कंपैरिजन टू कन्या लगन। हम्म कन्या लगन में जो बृहस्पति हैं वो शुभ फल देते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि वो चौथे के स्वामी होते हैं। चौथा उतना ज्यादा अपनी शुभता या अशुभता नहीं भूलता है, इस वजह से। तो अगर बृहस्पति के साथ बहुत थोड़ा सा भी शुभ संबंध आ जाए इस कुंडली में, तो वो अच्छा फल दे देते हैं।
ठीक है। और अशुभ आ जाए तो फिर वो परेशान करेंगे ही, वो मैंने बता दिया है। अब 12वें का मालिक यहाँ पर सूर्य होते हैं। सूर्य जो है वो 12वें के मालिक होकर के न्यूट्रल हैं। सूर्य नैसर्गिक क्रूर ग्रह हैं, तो वो परेशान कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका संबंध 1 5 9 से आया तो सूर्य अच्छा फल ही देंगे। अब ये देखिए, कन्या लगन में सूर्य जो है वो बुध को शत्रु नहीं मानते हैं, वो बुध को सम मानते हैं। बुध जो है वो सूर्य को मित्र मानता है। तो अगर कन्या लगन में जो सूर्य हैं वो शुभ हो गए तो बहुत अच्छा फल देते हैं। 12वें के संबंध में बंदा बहुत ही क्लेवर होता है, अपने एक्सपेंडिचर्स के मामले में अच्छे एक्सपेंडिचर्स करता है, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करता है। और अगर वो अशुभ हो गए तो फिर वो उसका काम खत्म, क्योंकि बुध तो रोकेंगे नहीं, क्योंकि वो तो भैया मित्र है 12वें का, और सूर्य तो मित्र मानते नहीं है इनको। और वो अपने मंगल मंगल के साथ अष्टम अष्टम के साथ आ गए तो कर देंगे बेड़ा गर्क। ठीक है। दूसरे का मालिक और 9वें का मालिक शुक्र है, तो शुक्र का फल मैंने बताया कि दूसरे का मालिक होकर वो न्यूट्रल, 9वें का मालिक होकर के शुभ। अब तुला लगन पर आते हैं। इसमें चंद्रमा 10वें का मालिक हो जाएगा, तो वो उसका संबंध निर्भर करेगा कि चंद्रमा कैसा फल दे रहा है। ठीक है, मैंने बता चुका हूं मैं इस चीज को। और मंगल का भी मैंने बताया कि दूसरे और 7वें का मालिक है, तो वो न्यूट्रल है। मार्केश होने की वजह से मारक का बल रखता है, लेकिन आयु वगैरह आने पर शुभ है, तो वो मारक से अच्छा भी फल देगा। अगर देखो मारक क्या है ना, कि अगर 7वां या दूसरा अच्छा हो गया तो अच्छी फैमिली, अच्छी बीवी, अच्छा सब कुछ मिलेगा, जिंदगी इंजॉय करेगा बंदा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और अगर बीवी बच्चे सब खराब हो गए तो फिर समस्या हो गई जिंदगी में। इस वजह से 7वां दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी तुला लगन में 12वें का मालिक बुध है, लेकिन 9वें का भी मालिक है, तो वो बुध 9वें का मालिक होने की वजह से शुभ फल ही देता है। ठीक है, क्योंकि उसका दूसरी राशि जो है 12वां दूसरी राशि पर निर्भर करेगा, तो वो वहां चला गया। अब आते हैं तुला हो गया, वृश्चिक लगन पर। वृश्चिक लगन की भी वही कहानी है। 10वें का मालिक सूर्य है, उसका त्रिकोण वगैरह संबंध आ जाए, अच्छा फल। त्रिषडाय से आ जाए तो भी, त्रिषडाय से फल आ जाए तो भी वो अच्छा फल दे सकता है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आने वाले वीडियो में कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अभी का टॉपिक नहीं है। लेकिन 10वें का मालिक अगर त्रिक से संबंध बनाए 6 8 12 से, हाँ, तब वो सूर्य थोड़ा ज्यादा खराब फल देता है। ये चीज है। और वृश्चिक लगन में चौथे का मालिक शनि होगा, तीसरे का भी होगा, तो वो शुभता भूला, लेकिन तीसरे का पकड़ लिया फिर से अशुभता। 7वें और 12वें का मालिक शुक्र होगा, तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था वृषभ लगन में कि क्या हो रहा था मंगल के साथ। शुक्र शुभ ग्रह है, वो अपनी शुभता भूलेंगे 7वें का होने की वजह से, 12वें का होने की वजह से वो न्यूट्रल होंगे, तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे। उनकी संबंध पर निर्भर करेगा कि वो कैसा फल कर रहे हैं। ठीक है। धनु लगन में वही बात है, बुध 7वें और 10वें का मालिक है, तो जो काम मिथुन लगन में बृहस्पति कर रहे थे वही काम ये इधर करेंगे। क्योंकि बुध जो है वो एक ऐसे ग्रह हैं जो कि बली नहीं है, उतने बली शुभ ग्रह नहीं है, तो उतना ज्यादा नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन अगर शुभ संबंध आए तो बड़ा अच्छा फल देते हैं। श्रीनाथ योग बनता है अगर 10वें भाव में बुध बैठे हों और 10वें भाव में सूर्य बैठे हों धनु लगन में, बहुत अच्छा योग है। ठीक है। या इसे मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, ये उनकी कुंडली में था, लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली में। तो ये हो गया। दूसरे का मालिक शनि होगा, तीसरे का होगा, तो दूसरे और तीसरे का मालिक होने की वजह से शनि जो है वो धनु लगन में अशुभ हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो तीसरे के भी मालिक हैं, दूसरे का न्यूट्रल, तो दूसरे राशि पर निर्भर कर रहा है। 12वें का मैंने मंगल बताया था। मकर लगन, मकर लगन में देखिए, मकर लगन में क्या है कि 12वें का मालिक होगा बृहस्पति और तीसरे का होगा, तो बृहस्पति शुभ फल नहीं देता है। लेकिन अगर बृहस्पति लगन में नीच का हो तो बड़ा अच्छा फल देता है। ये एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस हैं, बहुत एक्सेप्शंस हैं। आपको बृहद पराशर हो रहा शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, वो मैं भी बताता चलूंगा आने वाले वीडियोस में। छठे का मालिक जो है वो अ, बुध होता है इस कुंडली में, और 9वें का मालिक भी बुध होता है मकर लगन में। तो मकर लगन में तो चलो ठीक है, वो
बात करने की चीज नहीं है। छठे का और नवे का मालिक हो रहा है, तो एक त्रिषडाय है और एक ये नवम का है। तो मकर लगन में बुध जो है वो अपना दोनों फल देता है, शुभ और अशुभ दोनों। वो निर्भर करता है कि अगर छठे घर में बड़े पाप ग्रह आकर के बैठ गए तो वो उनका ज्यादा कबाड़ा करेगा और नवम कमजोर हो जाएगा। ठीक है। और अगर नवे में शुभ ग्रह बैठ गए तो नवा बली हो जाएगा, उतना परेशान नहीं करेगा। ये चीजें हैं। अब मकर लगन में केंद्र का मालिक मंगल 11वें का भी मालिक हुआ, तो 11वें का होने की वजह से अशुभ हो गया, केंद्र का होने की वजह से वो भूल गया, तो फिर वो अशुभ ही हुआ। 7वें का मालिक चंद्रमा न्यूट्रल है, उसको संबंध डालिए, वो अपना फल देगा। ठीक है। 10वें का मालिक शुक्र, तो वो सबसे ज्यादा न्यूट्रल हुआ, लेकिन 5वें का जो स्थान है उसका वो पंचम भाव में है। तो वृषभ सॉरी मकर लगन का जो शुक्र है वो उतना ज्यादा योग कारक नहीं होता इन कंपेरिजन टू कुंभ लगन का शुक्र, क्योंकि कुंभ लगन के शुक्र में उसकी मूल त्रिकोण राशि शुभ भाव में पड़ती है, जो कि नवम भाव होता है। यहां पर उसकी मूल त्रिकोण राशि एक न्यूट्रल भाव में पड़ रही है। ठीक है। तो मैं ये छोटी छोटी जो जो डिफरेंसेस बता रहा हूं ना एग्जांपल्स में, इसको समझिएगा कि किस तरह से मूल त्रिकोण राशि से फर्क पड़ रहा है। ये चार्ट बनाइए, थोड़ा एनालिसिस करिए अपने से। ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मकर लगन में शुक्र का मूल त्रिकोण 10वें में पड़ रहा है, तो वो तो भाई न्यूट्रल हो गया उस भाव का फल। पंचम से वो शुभ हो रहा है, तो पंचम से वो शुभ फल देगा। लेकिन वही बात है कि पंचम पीड़ित हो जाए, दसम जो है वो बली हो जाए, तो फिर वो गड़बड़ भी मार सकता है। ठीक है। शुभ ना आए उस पे संबंध। तो कुंभ लगन को लेते हैं। कुंभ लगन में शुक्र, जैसे मैंने बोला कि चौथे का मालिक है, चौथे का उतना वो अशुभ नहीं हो रहा है। ठीक है। उतना वो भूल नहीं रहा है, शुभता रख रहा है, और दूसरा वो नवम का मालिक है, तो ज्यादा अच्छा शुक्र है। ठीक है। इन कंपेरिजन टू मकर वाले। सप्तम का मालिक सूर्य, वही कहानी है कि भूल गया अपना, मार्केश होने की वजह से गड़बड़ मारेगा। ठीक है। तो मार्केश का फल तो मैंने बताया कि कैसे होता है कि वो त्रिकोण वगैरह से संबंध बनाए तो वो अच्छा फल देगा, और फिर अगर ना बनाए तो फिर वो बर्बाद कर देगा। ये चीज है। 10वें का मालिक मंगल होगा, तीसरे का भी होगा, तो मंगल तो भाई अपना 10वें का होने की वजह से वो भूल रहा है, तीसरे का मूल त्रिकोण पड़ रहा है, तो मूल त्रिकोण की वजह से वो गड़बड़ मार सकता है। ठीक है। तो इस बात को समझिए कि वो मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें, कि मूल त्रिकोण जहां पड़ रही है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तीसरे भाव में पड़ रही है तो मंगल उतना शुभ नहीं है। ठीक है। मकर लगन में मंगल ज्यादा अच्छा है इन कंपेरिजन टू दिस लगन। ठीक है। क्योंकि मकर लगन में मूल त्रिकोण उसकी केंद्र में पड़ रही है और 11वां भाव उधर पड़ रहा है, तो वो मंगल थोड़ा ज्यादा ठीक है। इसमें उसकी मूल त्रिकोण तीसरे में पड़ रही है, और ये जो नॉर्मल वाली राशि है वो 10वें में पड़ रही है। तो 10वें का होने की वजह से वो भूल तो रहा है, लेकिन मूल त्रिकोण से वो अशुभ हो रहा है। वहां पर वो चौथे का होने की वजह से भूल तो रहा है, मूल त्रिकोण भूल गया अपना, 11वें का होने की वजह से अशुभ हो जा रहा है। तो ये चीज है। ठीक है। ज्यादा फल तो वो मूल त्रिकोण का ही देते हैं ग्रह, ऐसा माना जाता है, वो बली राशि है। अब उसके बाद एक्सेप्शंस आ जाएं कि उसका मूल त्रिकोण कमजोर हो जाए, वो उस भाव में 11वें में ज्यादा ग्रह बैठ जाएं, तो वो 11वें ज्यादा बली हो जाएगी, क्योंकि जिस भाव में ग्रह बैठते हैं वो राशि वो भाव बली हो जाता है, सामान्य नियम है। ठीक है। पाइसिस लगन। पाइसिस लगन बुध चौथे और 7वें का मालिक है। चौथे और 7वें का मालिक होने की वजह से बुध उतना ज्यादा बुरा नहीं है जितना वो धनु में था। अच्छा हो जाएगा अगर वो त्रिकोण वगैरह में संबंध वगैरह बना ले। मैं बार बार बोल रहा हूँ। दूसरे का मालिक मंगल, नवे का मालिक मंगल, वही है कनेक्शन कि नवम का होने की वजह से शुभ है और दूसरे का होने की वजह से न्यूट्रल है, लेकिन मूल त्रिकोण तो उसकी न्यूट्रल में पड़ रही है। तो इस बात को जरा सोचिएगा। 12वें का मालिक शनि, 11वें का मालिक शनि, मूल त्रिकोण 12वें में पड़ रही है, 11वें में पड़ रहा है इनका ये नॉर्मल राशि, तो 11वें की वजह से वो बड़े पापी हैं, 12वें की वजह से वो न्यूट्रल हैं, तो भाई पापी ही हुए। छठे में आ गए सूर्य, तो आपको पता ही है कि छठे मीन लगन में सूर्य जो है वो गड़बड़ करते हैं। 8वें के मालिक और तीसरे के मालिक शुक्र, तो 8वें के होने की वजह से वो न्यूट्रल हो रहे हैं, लेकिन 8वां भाव मूल त्रिकोण है, तीसरा भाव उनका नॉर्मल है, तो उनकी भी वही कहानी है। लग्नेश तो भाई बृहस्पति अपने मस्त हैं। ठीक है। तो ये था केंद्र अधिपति दोष का मतलब। केंद्र अधिपति दोष, केंद्र का अधिपति होने की वजह से दोष लगना, मतलब अपनी शुभता को
भूल जाना, अपनी अशुभता को भूल जाना। इसको दोष इसलिए कहा गया है कि शुभ ग्रह अपनी अशुभता भूल जाए तो ज्यादा बुरा है, ठीक है। और अशुभ ग्रह अपनी अशुभता भूल जाए तो बढ़िया चीज है, ठीक है। लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया कि वो कैसे एक्चुअली में काम करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो समझ में आया होगा, और कृपया करके वीडियो लाइक करिए, और जो ज्योतिष के सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करिए, क्योंकि मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि ये वरदान होगा, ये सीरीज जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ठीक है। और व्यूज बढ़ाइए थोड़े वीडियोस के, सब्सक्राइब करिए चैनल, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। शेयर करिए इसको सबसे ज्यादा से ज्यादा, तो बड़ी मदद होगी मुझे और एनकरेजमेंट मिलेगी आप लोगों से। और अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री राम।